के जिन मुद्दों को लेकर जनता पहुंच रही है पोलिंग बूथ पे मतदान केंद्र तक। अभी तक लोगों का यह मानना है कि हम यहाँ पे सुचारू ढंग से जो पहले नहीं हो पाता था, एकाएक पूरा भीड़ लगा रहता था, भीड़ होने के नाते धक्का मुक्की होता था। लेकिन अभी कोविड-19 को लेते हुए सभी जगह गोल घेरा लगाया हुआ है और गोल घेरा लगाने के बनिस्पत लोग डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे वहां पे अपने अपने जगह पे गंतव्य स्थान पे खड़ा होकर वो मतदान भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की किसी कोई परेशानियां नहीं आ पा रही है, यह देखने नहीं, को मिल अगर रहा है। यह कोई पहली बार। मतदान करके बाहर निकला हो मतदान केंद्र से, उनसे क्या आपकी बात हुई है? अगर नहीं हुई है तो जरूर करिएगा कि पूछे जरा कौन से मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट कास्ट किया अपना। चलिए, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा उसको फॉलो किया जा रहा है। अलग अलग पोलिंग बूथ्स की अगर बात की जाए, वहां पर पहुंचकर लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीर पुष्पम प्रिया की देखी थी। पुष्पम प्रिया वोट डालने गई थी और बोली हैं कि बिहार तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक लालू नीतीश से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पुष्पम प्रिया ने वोट कास्ट करके जब आई तो उन्होंने ये बयान दिया था। इस समय राकेश कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा राकेश कुमार जी बताइए, तीसरे चरण का जो मतदान है क्यों अहम है? देखिए, तीसरे चरण का मतदान है, ये अंतिम मतदान है। इसके बाद जो सभी मतदाताओं का जनादेश होगा वो ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाएगा और आने वाली 10 तारीख को परिणाम हम सभी के सामने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के हर एक निवासी से यह अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है, ये आपका अपना एक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। आप सबसे पहले अपना वोट दें, उसके बाद ही कुछ काम इंशाल्लाह। तो वो जो एतमाद है वो कायम रहेगा और इस सीमांचल में एमआईएम इस बार और अच्छा करेगी। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करेगी। आप पूरे बिहार में बेहतर करेगी एमआईएम, इसलिए कि एमआईएम सीमांचल की बदहाली को लेकर के आगे बढ़ी है। सीमांचल कैसे खुशहाल होगा? अब तक सीमांचल में जिन लोगों ने भी जो नेता भी थे पूर्व में, वो सीमांचल की बदहाली को कभी नहीं देखा। वोट बैंक बना करके इस सीमांचल को इस्तेमाल करने का काम किया। हम लोग विकास के मुद्दा को लेकर के, सीमांचल की बदहाली को लेकर के आगे बढ़े हैं। सीमांचल स्वास्थ्य में पिछड़ा, सीमांचल शिक्षा में पिछड़ा, सीमांचल बिजली पानी में पिछड़ा। सबसे ज्यादा है कि विकास के मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और पूरा एतमाद वोटर का है। वोटर अपना एतमाद के साथ एतमाद जताया है। पहले तो नौजवान हमारे साथ थे, इस बार बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। सारे लोग एक होकर के वोट दे रहे हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। चलिए, सीधे हम राकेश जी सीधे इसी सवाल से ही आ जाते हैं। सीमांचल के क्षेत्र से आपने वोट अपील की है कि वोट डालने सब लोग पहुंचे, बिहार की जनता। अगर विधानसभा क्षेत्र उनके में पड़ता है, जाहिर तौर पर पहले मतदान किया जाए फिर जलपान किया जाए, ये हर कोई कह रहा है और आप लोग निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम का जिक्र हुआ और सीमांचल का जिक्र हो रहा है, सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम इस बार 24 की 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या समीकरण बैठ सकते हैं? कितना दमदार प्रदर्शन किया जा सकता है और महागठबंधन को क्या लॉस हो सकता है? देखिए, सीमांचल में जो चुनाव अभी हो रहे हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आप अगर ये कहें कि ये किसी एक पार्टी का गढ़ था तो ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले सीटों का भी आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो इन इलाकों को अपना गढ़ नहीं बता सकता। अब आपने जैसा अब्दुल भाई पूछा कि एआईएम का क्या होगा, तो वो सभी 24 सीटों पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कोई जनादेश नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो नुकसान पहुंचाएंगे वो महागठबंधन को पहुंचाएंगे, क्योंकि एक अगर कहीं ना कहीं वो उन्होंने किसी का वोट बैंक छीना तो वो महागठबंधन या महागठबंधन, क्योंकि सीमांचल में जो क्षेत्र आते हैं राकेश जी, किशनगंज हो गया, अररिया, कटिहार या फिर पूर्णिया हो गए, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बेहद ज्यादा नजर आती है। हमने जिक्र किया है
उस अब्दुल बात भाई, का। किशनगंज में तकरीबन 70% मुस्लिम वोटर्स है, अररिया में 42% मुस्लिम वोटर है, कटिहार में 43% है और पूर्णिया में 38% है। और ये भी देखने वाली बात है, 2015 का जो चुनाव था तब AIMIM महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अब पूरी 24 की 24 पर लड़ रही है। अब्दुल भाई, ये बहुत ही एक ना मुझे बड़ा असमंजस सा लगता है कि जब भी हम चुनाव की बात करते हैं और चुनाव के अंदर मुस्लिम वोटर्स का जब हम आंकड़ा लेकर आते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आज के समय में वोटर्स बहुत जागरूक है, चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म से संबंधित रखता हो। और जो उसवुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 24 सीटों पे चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन जब एक वोटर वोटिंग मशीन के पास पहुंचता है तो उसे ये पता होता है कि कौन सा विनिंग कैंडिडेट, कि कहीं मेरा वोट खराब ना नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता है, जाहिर तौर पर वोटर बड़ा समझदार है, आज के दौर का बड़ा जागरूक है, लेकिन हमने ये देखा है राकेश जी, लास्ट अगर फेज आते आते जो बातें पहले चल रही थी कि जंगल राज में ये हुआ वो हुआ, लालू प्रसाद ने ये किया, जंगल राज चल रहा था, वो लास्ट फेज में आते आते इस बात पर आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो उसमें वो जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार CAA NRC का जिक्र कर देते हैं, कहते हैं आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, बिहार में हमने NRC नहीं लागू की है, यानी कि हम आपके साथ हैं, और NRC नहीं है तो CAA का कोई मतलब नहीं। तो ये कहीं जातीय समीकरण को बिठाने की तो कोशिश हो रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि नीतीश जी ने जिस तरीके से अंतिम चुनाव के प्रचार वाले दिन अपने शब्दों में कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, जो कि आप देखें कि वो MLC बनके बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जो उनका वक्तव्य था कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो आप देखें इसमें उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे का प्रयोग हुआ या NRC का प्रयोग हुआ, ये राष्ट्रीय मुद्दे थे जो कि आए और खत्म हो गए। लेकिन आप ये देखें कि 15 साल पुराने जंगल राज की बात की गई और 15 साल में क्या कार्य किया गया, नहीं वही चीज है ना कि थर्ड फेज आते आते ये एकदम से जो रैलियों के मुद्दे थे वो चेंज हो गए, तो जाहिर तौर पर थर्ड फेज में क्या जातीय समीकरण बैठेगा उसका अंदाजा बीजेपी को भी है, JDU को भी है, महागठबंधन को है। हमारे साथ इस वक्त JDU से अशोक कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। जरा बताइए, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया जिसका राकेश जी भी जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंतिम चुनाव है, क्या है? क्योंकि राकेश जी भी कह रहे हैं कि ये इमोशनल कार्ड खेलने की एक तरीके से कोशिश की गई नीतीश कुमार की तरफ से, वाकई में अंतिम चुनाव है या फिर इमोशनल कार्ड है? अशोक आवाज कहाँ रहा? अब आवाज आ रही है अशोक जी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश जी, ये इमोशनल कार्ड ही खेला गया या फिर वाकई में ये मीन करता है, ये है वाकई में उनकी बात? देखिए सर, मैं आपको अब्दुल भाई बताऊं कि राजनीति के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मकसद चुनाव जीतना होता है, और जब उसको ये लगता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होता नजर आ रहा है, तो वो एक भावुकता या एक इमोशनल या एक सहानुभूति के कार्ड को खेलना शुरू कर देता है। आप ये देखिए कि 15 साल पुराने जंगल राज की बात तो हुई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, उसकी जगह वो अपने अंतिम किए हुए कुछ कामों को भी गिना सकते। नहीं, ये नहीं लगता है आपको जो जंगल राज का जिक्र हो रहा था, तेजस्वी यादव या यूं कहें RJD की तरफ से जो भी रैलियां हुई, उसमें उसका जवाब ना देकर सिर्फ एक मुद्दे पर रहे तेजस्वी, वो रोजगार का मुद्दा था, और उसी मुद्दे पर वो अब्दुल जी, अभी मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि जिस तरीके से लगातार चुनाव के अंदर जंगल राज की बात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने केवल रोजगार के मुद्दे को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर लोग पैदल चले, बाढ़ की क्या स्थिति थी, लेकिन जो सत्ता में बैठी पार्टी थी वो ये कहीं बता नहीं पाई कि उन्होंने बाढ़ में क्या किया, उन्होंने कोरोना महामारी के अंदर क्या किया, उन्होंने बेरोजगारी के लिए क्या किया। वो केवल जंगल राज को गिनाए, क्योंकि जंगल राज 15 साल पहले था। अगर किसी के पिताजी के शासनकाल में या किसी व्यक्ति के अपने कार्यकाल के अंदर कुछ गलती हुई, तो 15 साल बाद भी उसे उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी जुड़ गए हैं JDU का पक्ष रखने के लिए।
जो खामियाजा होगा वो पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, आज जरा अशोक जी से सवाल लेते हैं। अशोक जी, आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। और बताइए जरा कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि उनका अंतिम चुनाव है ये, तो क्या वाकई में अंतिम चुनाव है या फिर एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई? कोई इमोशनल कार्ड नहीं खोला गया है। ये नीतीश कुमार के बोलने का अपना अंदाज है। उन्होंने राज्य में विकास किया है और ऐसा कहना कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, यह उनकी महानता का परिचायक है। मतलब उनको पता चल रहा है कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले? ऐसा नहीं है। ऐसा तो अभी के इलेक्शन में, अभी जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, उसकी लंबी लाइनें जो है, महिलाओं, बेटियों, बहनों की जो लाइनें हैं, वो बता रही है कि जो हम पुनः अपनी कुर्सी वापस करने जा रहे हैं। इससे हमारे विरोधी लोग सकते में पड़े हुए हैं। नहीं तो अशोक जी, वो तरह के अपने अफवाह फैलाते हैं। सवाल ऐसा है कि जब आदमी हारता है तो कुछ से कुछ बोलने को मजबूर हो जाता है। तो क्या नीतीश कुमार हारने वाले हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, विपक्षी लोग ऐसा, नीतीश कुमार ने जो कहा है वो उसकी संवेदना का परिचायक है। अच्छा, विपक्षी लोग उसके नहीं तो इतनी देरी से क्यों उनको याद आया कि आखिरी चुनाव है उनका? आखिरी चरण में आते आते क्यों याद आया? 2 चरण बीत गए। आखिरी चुनाव से ऐसा अर्थ नहीं बनता है कि वो संन्यास ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं। जैसे धोनी जी ने कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। नहीं तो आखिरी चुनाव का मतलब बता दीजिए दर्शकों को, देश की जनता को, बिहार की जनता को। वो शायद असमंजस में। आखिरी चुनाव का ये मतलब है कि नीतीश कुमार जी अपने आखिरी पड़ाव पर आकर बोले हैं कि आज उनका ये चरण जो है उनका आखिरी चरण है और वहां उनका आखिरी वक्तव्य हुआ है। नहीं सर, तो इतना आखिरी चुनाव का मतलब उनका आखिरी चरण है या फिर उनका आखिरी वक्तव्य है इस चुनाव में, या फिर वो आने वाले चुनाव में नहीं लड़ने वाले हैं, नहीं दिखने वाले? नहीं, आखिरी नहीं है। आखिरी उनके ये का नहीं है जिससे ये न समझा जाए कि वो संन्यास ले रहे हैं। नहीं, अंत भला तो सब भला का क्या मतलब है? हाँ, अंत भला तो सब भला का मतलब हुआ कि उनके चुनाव का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम अंत हो रहा था, इसलिए, और वो अपने कार्यक्रम से पूरे लवरेज थे, इसलिए उन्होंने बोला कि जो अंत भला तो सब। जी राकेश जी, क्या कहेंगे? जी देखिए, अंत भला तो सब भला, ये जो एक कहावत है वो इसलिए थी कि जब किसी व्यक्ति से कुछ चीज गलत हो रही होती है तो वो लास्ट में ये कहता है कि अंत भला तो सब भला, कि अंत में कुछ ठीक हो जाए। तो 2 चरणों में या तो नीतीश को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो उन्होंने ये अपील की कि अंत भला तो सब भला। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है तो चुनाव तो वो लड़ ही नहीं रहे, वो तो एमएलसी हैं, इस वजह से वो मुख्यमंत्री हैं। या तो उन्होंने ये भी कहा हो, मन में भावना हो कि मेरा मुख्यमंत्री के तौर पर ये लास्ट चुनाव है, अगली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं। और एक और चीज, चलिए, हाँ, प्रतिक्रिया आ रही है। खारिज कर दिया है तो वो अपना इज्जत वो बचाने के लिए करें कि हम ये करेंगे। उनको ये पता चल गया है कि इस बार जो है जनता उनको कुर्सी पर देखना नहीं चाहती है, उनको हटा करके वहाँ तेजस्वी यादव को देखना चाह रही है, युवा नेता। ये कह रही है अशोक जी कि नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रही है बिहार की जनता। देखिए, बिहार के जो विकास है, बिहार के जो रोड है, बिहार की जो बच्चियां हमारी साइकिल पर चल रही है और हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित है। आज किसी भी गांव देहात में आप जाकर महिलाओं से बात करेंगे, बेटियों से बात करेंगे, शराबबंदी हो गया है, इस सब से सब अपना फीडबैक बताएगी। नहीं, अच्छा अशोक जी, शराबबंदी का जिक्र करा, कई महिलाएं ऐसी हैं जब ग्राउंड पर उनसे जानने की कोशिश की तो वो ये कहती हैं कि शराबबंदी हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुई है, अंदर खाने बहुत ही काला बाजारी चल रही है, शराब मिल रही है, बिक रही है। कई महिलाएं इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई हैं। देखिए, इतने बड़े राज्य है, कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं
तो मतलब हर आप ये जगह हो मान रहे हैं जाया कि करती पूर्णतः है। शराबबंदी नहीं हुई है ना, कालाबाजारी नहीं, है। कुछ कुछ चोरी छिपे यदि कोई ऐसा करता हो तो उस पर मेरा प्रशासन जो है उसको सख्ती से पकड़ता है। बता रहे थे हमारे साथ ममता लगातार न्यूज रूम से भी जुड़ी हुई हैं। ममता, जरा बताइए, जानकारी दीजिए, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं 5.7%, कहीं 4.2%, तो कहीं अगर बिहार का ओवरऑल 9 बजे तक का प्रतिशत निकाला जाए तो 4.1% मतदान हुआ है। अब्दुल, इस बीच अपडेट ये दे दूं कि 9:30 बजे तक के अगर देखें तो 7.62% आंकड़ा बदल चुका है। 7.62% इस वक्त सामने आ रहा है। और सबसे अधिक मतदान अगर देखें मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है, 7.29% मुजफ्फरनगर में है। वहीं पश्चिमी चंपारण में अगर देखें 6.4%, समस्तीपुर में देखें 5.7% है। वैशाली की अगर बात करें 5.57% वहां पर भी है। सीतामढ़ी में अगर देखें तो 5.31% है। पूर्णिया की अगर बात करें 4.19, और वहीं मधुबनी की अगर बात करें 3.49। इस वक्त सबसे कम मतदान की अगर प्रतिशत की बात करें मधुबनी में 3.49 सबसे कम वहां पर मतदान हुआ है। और सबसे अधिक की अगर बात करें मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं, यानी मुजफ्फरनगर की जनता इस वक्त अपने बूथ पर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 7.29 मुजफ्फरपुर की ये जगह है। अगर आगे देखा जाए ममता, इसी चीज को आगे बढ़ाया जाए, क्या लग रहा है, लोगों का घर से निकलना हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक, या फिर ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ता नजर आएगा? देखिए, अगर हम बात करें, अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि वोट प्रतिशत 4.10 था, लेकिन धीमे धीमे शायद अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अब्दुल, क्योंकि इस वक्त ठंड भी है, लोग सुबह सुबह घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, जाहिर है। लेकिन उसके बाद दिन होते होते और शायद सूरज उगने लग गया है, तो अब लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज के 78 सीटों में मतदान प्रतिशत ज्यादा हो। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील भी कर ली है कि आप भारी संख्या में वोट डालें, अपना मत का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। तो उम्मीद करते हैं शायद ये वोट प्रतिशत बढ़े और एक अच्छे आंकड़े को देखें। बनी रही है हमारे साथ। राकेश जी, क्या देखा जाए इस समय वोट प्रतिशत जो देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ेगा और ज्यादा मत प्रतिशत भी इजाफा होगा? अब्दुल भाई, जैसा कि पहले चुनाव शुरू होने से पहले जब अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव में इस बार बहुत कम वोटिंग होगी, जैसे जैसे चुनाव के पहला फेज, सेकंड फेज एंड अब थर्ड फेज, तीसरा चरण आ गया, चुनाव में वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है कोरोना महामारी के बाद भी। और अगर हम अभी तक के चुनाव की परसेंटेज की बात करें तो जिस तरीके का सुबह का समय है और अब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन भी है, और अभी आप देखें जो लाइनें लगी हुई हैं वो पुरुषों की लाइन अधिक है लेकिन महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि महिलाओं को घर के कुछ काम होते हैं, खाना बनाना हो रहा है, इस वजह से महिलाएं अभी कम निकल रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि शाम होते होते जब हम अंत में पहुंचेंगे तो हमें 2 बजे के बाद वोट प्रतिशत एकदम से बढ़ता नजर आता है। बिल्कुल, वोट प्रतिशत वही रहेगा जो कि बाकी चरणों में रहा। चलिए, 2 बजे के बाद हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा रफ्तार पकड़ा गया है। अशोक जी, जरा बताइए हमें, अगर वोट प्रतिशत अभी का अंदाजा लगाया जाए, क्या नजर आ रहा है आपके लिहाज से कि किस ओर जाता नजर आएगा? चलिए राकेश जी, जरा आप बताइए, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अगर हम देखें वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पिछले भी हमने जो फेजेस थे उसमें ये देखा है कि सुबह से दोपहर तक 12-1 बजे तक नॉर्मली रहता है और उसके बाद एकदम से रफ्तार पकड़ता है। अगर 50 से 54 या 55% भी जाता है वोट प्रतिशत, क्या नजर आता है, टक्कर दिलचस्प होने वाली है? देखिए अब्दुल जी, मैं अभी आपके चैनल पे इस चीज को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव आपको बहुत रोचक परिणाम देने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है, और बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, और जिस तरीके से दोनों ही दलों की सभाओं में, चाहे वो तेजस्वी यादव की सभाएं हों, चाहे वो नीतीश जी की सभाएं हों,
चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं हों, जन समूह बहुत बड़ी तादाद में उमड़ के आया। और इस लेकिन चीज का इस हमने बात यहाँ को पर भी देखा कहना है, गलत गायघाट से कोमल बिल्कुल। सिंह जो चुनावी मैदान में, उनके पिताजी जेडीयू से एमएलसी थे और माता सांसद थी एलजेपी से। तो ये चीज समझने वाली है, जब पिता ने अपनी बेटी का समर्थन किया और प्रचार किया तो एमएलसी से और या यूं कहें कि जेडीयू से ही उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से ये दिलचस्प होने वाले हैं। अब्दुल भाई, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं और बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं। इस बार का चुनाव बहुत कांटे का चुनाव है, बहुत टक्कर का चुनाव है। और कहीं ना कहीं अगर दोनों ही पार्टियों का गणित सही नहीं बैठता तो बिहार के अंदर जो सरकार बनाने में भी बहुत बड़ी एक जदोजहद होगी और बहुत समय भी लग सकता है। बाकी बिहार ठीक है, सुहासिनी यादव क्या कह रही हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। शरद यादव की बेटी हैं, वो क्या कह रही हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं, उनको सुनते हैं। जनता इस बार बदलाव की तरफ अपना रुख कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद से, प्रेम और सहयोग से जो चुनाव का ये प्रचार प्रसार का सफर रहा है, ये बहुत ही अच्छा सफर रहा है, बहुत ही सहयोग मिला है सबका। बस ये आशा करती हूँ कि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का उपयोग करें। आप शरद यादव की बेटी हैं, अधिकतर आप पिताजी के साथ आते थे वोटिंग करना, इस बार आप अकेले हैं या वोटिंग करना है? नहीं, इस बार पिताजी ने अपना आशीर्वाद हमको दिया है। उन्होंने अपना फोटो भेज के विक्ट्री साइन दिखाकर, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और पिताजी के निरंतर उनके जो भी सुझाव रहे हैं सब सुन के हमने अपना काम किया है। कमी ज़रूर खल रही है पर आज खुशी है कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है और ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है और जनता की सरकार बनेगी, अब गरीबों की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। ममता जरा बताइए, शरद यादव की बेटी ये कहती हैं कि शरद यादव ने खुद उनको आशीर्वाद दिया है। एनसीपी कांग्रेस महागठबंधन के लिए किस लिहाज में ये इंपॉर्टेंट है थर्ड फेज? थर्ड फेज कई मायनों में महत्वपूर्ण है अब्दुल, लेकिन अगर बात करें हम पहले दो चरणों के, जरा वहां का वोट प्रतिशत देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है बिहार में जिस तरीके से 20 साल पहले 62% मतदान हुआ था जो अब तक नहीं टूटा है। इस बार के भी चुनाव में उसकी टूटने की उम्मीद थी लेकिन शायद अभी भी वो नहीं टूटा है। पहले चरण की अगर बात करें 55.69% रहा, दूसरे की अगर बात करें 53 रहा और आज तीसरा चरण है, आज भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां हमने देखा था कि पहले दो चरणों में कई पार्टियों की अच्छी पकड़ थी, लेकिन तीसरा जो चरण है इसमें पार्टियों की पकड़ अच्छी नहीं है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें, सामान्य सभी पार्टियों की पकड़ यहां पर है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये जो अभी के सीट है इस पर क्या कुछ कारनामा पार्टियां दिखाती है। जोर आजमाई सभी पार्टी लगा रही है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कि एक इमोशनल कार्ड भी आपने देखा कि इस तरीके से वो बोल रहे थे कि अंतिम चरण में आप वोट दीजिए, मेरा अंतिम चुनाव है, शायद इसके बाद ये मौका ना मिले। इमोशनल कार्ड लगातार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे कि किस बार लास्ट जो चुनाव प्रचार वो कर रहे थे, किस तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको वो दिखाते उस बात का जिक्र हो रहा था, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। लास्ट फेज में अलग अलग चीजें देखने को मिली, लेकिन राकेश जी एक चीज और समझाइए और बताइए जरा, जिस बात का ममता भी जिक्र कर रही है, अगर नीतीश कुमार का जिक्र करे, अंतिम चुनाव का जिक्र करा उन्होंने, एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था और उस इंटरव्यू में नीतीश ये कहते हुए नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज जरूर ये दर्शा रही थी कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है अपने इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिरी चुनाव है क्या आपका ये, तो उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स एक पद पर आसीन नहीं रह सकता हमेशा के लिए। तो ये दर्शा रहा था कि हाँ उनको प्रतीत हो रहा है कि हाँ अब मुख्यमंत्री पद के लिए मैं 15 बरस रह लिया, वो 3 रह लिया तो ठीक है, अब नहीं। अब्दुल भाई ऐसा है कि ये एक संसार का नियम है कि कोई भी चीज कभी के लिए परमानेंट नहीं, हर एक चीज को बदलना पड़ता है और बदलना एक सृष्टि का नियम। ये उन्हें भी पता है कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए और 15 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद अब चौथी बार भी उनको मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार वो हैं। अगर जनता ने उनको समर्थन दिया तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो अंतिम चुनाव के अंतिम चरण के अंदर जिस तरह की बात कही
कि भाई ये मेरा अंतिम चुनाव है, वो स्पष्ट तौर पर एक चीज को तो प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल कार्ड था और लोगों से अपील थी कि आपको ये दोबारा मौका और मिले इस या बात ना का मिले। जिक्र अशोक जी एक और बात से आ जाता है कि इस बार नीतीश कुमार ने थोड़ा सा थर्ड फेज में बीजेपी से एक अलग स्टैंड भी रखा है, जहां एनआरसी और सीए को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी से उलट कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनआरसी पर हम प्रस्ताव लेकर आए और जब एनआरसी नहीं होगा तब तक सीएए का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक धर्म विशेष के वोट बैंक को टारगेट करना था और ये बीजेपी से एक अलग उलट लाइन थी। इस बात का भी इत्तेफाक रखेंगे आप अशोक जी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए गठबंधन में हैं और सभी पार्टियों की अलग अलग अपनी अपनी रूपरेखा होती है, अपने अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन मिलजुल कर करके हम लोग राकेश जी आता हूं एनडीए को के लिए ही काम करते हैं। नहीं, काम करते हैं नो डाउट, लेकिन थर्ड फेज में तीसरे चरण के मतदान में आपको पता है यहां पर जातीय समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है। तो एक धर्म विशेष के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति जैसे कह सकते हैं, उसको लुभाने के लिए आप इस तरह का बयान या इस तरह के भाषण में अपना उपयोग करते नजर आए तीसरे चरण में? देखिए, नीतीश रहा है कि वो जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कभी नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने बिहार के हर वर्ग के तो एकाएक तीसरे चरण में आते आते अशोक जी इस बात का क्यों जिक्र होने लगा कि सीएए, एनआरसी क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है? दो चरणों में हमने इस तरह के नहीं देखे थे भाषणबाजी या फिर इस तरह के जब रैलियों में आप भाषण दे रहे थे जनता को संबोधित, तब ये इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। तीसरे चरण तक आते आते ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको किसी दूसरे रूप में देखा जाना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं। अच्छा, आप समझते हैं ये उचित नहीं। राकेश जी, आप क्या समझते हैं? एनआरसी और सीएए के मुद्दे को चुनाव में लाया गया। आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी एक एनडीए के साथ एक एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी जो है वो एक भारत सरकार के अंदर कुछ कानून पास करती है और एनडीए का हिस्सा नीतीश जी की पार्टी है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और हम बिहार को आगे ले जाएंगे, और चुनाव के अंतिम चरण में देते हैं कि हम एनआरसी को लागू नहीं करेंगे तो सीएए भी लागू नहीं होगा, तो आप भारत सरकार के जो कानून है उसके विरोध में काम कर रहे हैं। नहीं, वही तो समझने वाली बात है। देखिए राकेश देखिए, बीजेपी का एक वोट बैंक है अपना, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो उसको साध रही है। लेकिन सुनिए राकेश जी कहीं ना कहीं इसको लेकर जो महागठबंधन कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको छिटकने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का बयान देते नजर आए कि वो आ जाए उधर से। अब्दुल जी, मैं यही तो कहना चाहा हूं कि वोट बैंक को छिटकने के लिए जो इस तरह के बयानबाजी की गई है वो कहीं ना कहीं वो अब इनका कार्ड उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि वोटर समझता है कि जब आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का भारत सरकार उस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, वो कानून बना रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी या उस पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो आपस में सामंजस्य बताइए जरा अशोक जी, जरा बताइए ये सामंजस्य कहाँ हो रहा है स्थापित? काम कर लेंगे विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए काम करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में समन्वय होना चाहिए। राकेश जी, जरा अशोक जी से जानते हैं। बोलिए अशोक जी। हमारे राकेश भाई को ये पता होना चाहिए कि बिहार में हम 15 साल से शासन कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के तहत शासन कर रहे हैं। जहां तक हर पार्टी का अपना अपना कुछ मैनिफेस्टो होता है, लेकिन हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं और बिहार का विकास 15 साल में जो हुआ है वो इसी का परिणाम है।
नहीं वो दिखाई अरे सर, पड़ता हम है। उसका तो जिक्र बोलने कर ही नहीं के रहे, लिए, हमें ये बताइए ना, कमेंट ठीक करने के लिए। है आपने विकास किया तो आप विकास की गाथा गाइए ना सर, भाषणों में आप जनता को विकास की गाथा सुनाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम तो सीए को कोई महत्व ही नहीं रखता क्योंकि हमने एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पारित किया, एनआरसी को हम बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, तो अगर एनआरसी नहीं होगी तो सीए होगा ही नहीं। तो आप एक विशेष वर्ग को लुभाने की तो कोशिश कर रहे हैं नहीं, और आप बीजेपी से बिल्कुल उलट जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, किसी भी वर्ग को लुभाने की मेरी कभी मंशा नहीं रही है। हम हर दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के जो नियम कानून कायदे होते हैं उनको मानते हैं, क्योंकि एनआरसी और सीए जो है ये लोकसभा में पारित विधेयक है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, कमेंट नहीं कर रहे, आप खुद कह रहे हैं ना कि एनआरसी तो है ही नहीं, एनआरसी नहीं है तो सीए का कोई महत्व ही नहीं बनता है। तो आपने ये साफ तौर पर कहा तो है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों को जाने नहीं देंगे कहीं। इस बात का भी नीतीश कुमार जिक्र करते नजर आए। अगर अशोक जी आपको याद हो उनकी रैली में कि उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको यहां से कोई जाने नहीं देगा, इस बात पर जोर देना क्या दर्शा रहा है ये अशोक जी? देखिए, जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो किसी खास वर्ग को के दिमाग में ये बैठा दिए है कि एनआरसी और सीए जो है यह भारत में रहने चलिए अशोक जी आता हूं आपके पास, पूरी बात कंप्लीट कीजिएगा। हमारे संवाददाता इस वक्त बिहार से लाइव है, जरा बताइए आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? मैं अभी तक हूँ और देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोगों का आना जाना चालू है। जो भी पुलिसकर्मी है, हेलो बोलते रहिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बताइए जरा जानकारी दीजिए। जो भी यहाँ पे सुरक्षा बल के लोग हैं वो यहाँ पे हमारे ठीक पीछे मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग सोशल डिस्टेंस का मेंशन करवाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को, जो भी लोग मास्क पहन के नहीं आए हैं या ग्लव्स नहीं लगाए हुए हैं, वो लोगों को ग्लव्स दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। और जो लोग मास्क नहीं पहन के आए हैं उनको ठीक है, मास्क वगैरह दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता जरा एक चीज बताइए, जरा ममता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन राकेश जी आप क्या कहेंगे जो अशोक जी कह रहे थे? देखिए, अशोक जी बड़े आदरणीय हैं, सीनियर हैं। मैं केवल अशोक जी को ये कहना चाहूंगा कि 15 साल में से 18 महीने या 2 साल तो महागठबंधन के साथ कांग्रेस और लालू जी की पार्टी के साथ भी इनकी सरकार चली। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय मुद्दों की, तो आप ये देखिए कि ये क्षेत्र का चुनाव है, बिहार का चुनाव। इसमें बात होनी चाहिए थी बिहार के विकास की, बिहार में युवाओं के रोजगार की, बिहार में शिक्षा की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जय श्री राम के नारे, यहाँ पर भी सीएए, यहाँ पर भी एनआरसी, ये सब चीजें आ गई। और अंत में पहुंचते पहुंचते ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। मेरा मानना यह है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, चाहे वो किसी भी पार्टी को जनादेश दे, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे, वो अपनी अच्छाई के लिए देगी, भला के लिए देगी। क्योंकि बिहार की जनता ने 15 साल का राज नीतीश कुमार जी का भी देखा, उन्होंने क्या विकास किया, किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाकी पार्टीज को भी देखा, उन्होंने 2 साल का महागठबंधन का भी कार्यकाल देखा, उन्होंने ये भी देखा कि नीतीश किस तरीके से केंद्र मिलके काम कर रहे हैं या किस तरीके से महागठबंधन के साथ काम किया। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बात का तो जिक्र हो गया है अशोक, राकेश जी, ये अशोक जी से हम सवाल करेंगे कि इस बात का अंदेशा खुद नीतीश कुमार को अशोक जी हो गया। पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ज्यादा लाइटली ले रहे थे, बहुत सिंपल ले रहे थे कि उनको लग रहा था कि तेजस्वी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से एक मुद्दे पर बने रहे, तब नीतीश कुमार को समझ में आया नहीं, यहां पर कांटे की टक्कर है, टक्कर यहां नजर आ रही है, इसलिए इस तरह पर अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है नीतीश कुमार के जरिए। अशोक जी सभाओं में भीड़ हो जाना ये कदापि दर्शाता नहीं है कि वो मेरे ही पक्ष का लोग है, और इसी का भ्रम हमारे तेजस्वी जी को हो गया। तो ये बात आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सभाओं में भी भीड़ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली थी।
देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। और तेजस्वी यादव बिहार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है आरजेडी और महागठबंधन का। वो उनका मानना है। नहीं, वो तो है ही ना, महागठबंधन ने तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त किया है ना सर, वो उनका क्या मानना है? बिल्कुल। ये अब्दुल भाई, आप एक बात देख लेंगे, अभी चुनाव हो रहा है, इस समय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। चुनाव के परिणाम ये पता चल जाएगा आपको कि महागठबंधन में कितने मुख्यमंत्री के। तो नीतीश कुमार जो रैलियां कर रहे थे, उनकी जो भीड़ आ रही थी, वो भी वोट में तब्दील होगी, इसका कोई भी आप प्रूफ नहीं देंगे, 100% श्योरिटी नहीं देंगे? नहीं, आप एक बात देखेंगे कि नीतीश कुमार की रैली में और तेजस्वी जी की रैली में शालीनता और हुड़दंगता का दोनों में आप अंतर पाएंगे जी। नीतीश कुमार की रैली में, नीतीश कुमार के सभाओं में कोई हुड़दंगता, कोई यही कारण है कि नीतीश कुमार आपा भी खो बैठते हैं अपनी रैलियों में, कोई हुड़दंग नहीं होता। बिल्कुल आपा नहीं खोल रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे ग्लेड है, नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। आपने तो रैलियां देखी होंगी ना नीतीश कुमार की अशोक जी, उसमें आपको दिखा नहीं कि किस तरह से उन्होंने उनकी रैलियों में कैसे नारेबाजी हुई और उसका किस तरह से जवाब देते नजर आए थे? एक तरह से वो वक्त लगा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि आपा अपना खोता नजर आए थे वो उन रैलियों में। देखिए, रैलियों में कुछ विपक्षी पार्टी के भी लोग चले आते हैं, वो इस तरह का दिग्भ्रमित पैदा कर देते हैं। उसके कारण इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिला है। सर, अलग अलग सियासी दल अपने अपने चश्मे से देखते हैं चीजें। राकेश जी, अब आप बताइए जरा, आप सभी सियासी दलों को एक ही चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सियासी दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। अभी अशोक जी कह रहे थे कि भीड़ आ जाना ये बता नहीं रहा है कि वो वोट में कन्वर्ट होगी, वही अब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब्दुल भाई, ऐसा है कि हर एक चीज का पैमाना एक ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये बोलें कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, तो वो दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम ये कहें कि भीड़ ही वोट में तब्दील हो रही है, तो बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों ही पार्टियों की रैलियों में अथाह जनसमूह आया, अथाह युवाओं का साथ मिला। अगर आप बात करें कि नेता के वक्तव्य से वोटों में तब्दील हो रही है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वक्तव्यों में भी लोगों का हुड़दंग हो, शोर हो या तालियां हो, तो वो भी वोट में कन्वर्ट हो सकती हैं। और नीतीश कुमार जी के भाषण हो, उनके एनआरसी, सीएए का जिक्र, नहीं, एक चीज बताइए, क्या आपको लगा है, राकेश जी, आपको भी लगा है कि नीतीश कुमार ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं कभी कभी एकदम से आपा वो खो बैठे? देखिए, जिस तरीके से नीतीश जी को 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गए, उनका पूरा जीवन राजनीतिक जीवन रहा, तो जो गंभीरता उनके अंदर थी, कहीं ना कहीं इन चुनावों के मंचों पर वो गंभीरता को थोड़ा सा खोते नजर आए। जिस तरीके से जब वो रैली चल रही थी, कुछ विपक्षी कार्यकर्ताओं ने या कुछ आम आदमियों ने नारे लगाने शुरू किए, तो किस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्यों का भाषा शैली प्रयोग किया, वो इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टक्कर बड़े कांटे की थी, और वो भी अपने वही चीज है अशोक जी झंझोड़ रहे जी की चीजों का हम नहीं करेंगे, और सिर्फ एक विन में अगर निर्णय होगा तो राष्ट्रहित में कई दफा लगता है कि किसी भी जो